प्यारे बच्चों, कल हम लोग बैंक की चर्चा कर रहे थे अधिपोषण तत्व वाले प्रश्न पत्र में, और बैंक के महत्व के बारे में आपको बताया था और ये बताया था कि बैंक को या बैंक के बारे में पढ़ना या ज्ञान लेना क्यों आवश्यक। इसके साथ आपको ये जानना है कि बैंक क्या है। बैंक क्या है ये जानने से पूर्व पहले ये जानिए कि बैंक शब्द या बैंक की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अगर भारतीय संदर्भ को देखा जाए तो भारत में बैंकों की उत्पत्ति बहुत आदिकाल से ही किसी न किसी रूप में थी, यानी दूसरे रूप में, या बैंक का जो कार्य आज आप देख रहे हो उस प्रकार के कुछ कार्य करने वाली तमाम संस्थाएं या तमाम लोग भारत के प्राचीन काल में भी थे। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। अगर आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा जो प्रायः सबके घरों में होती है उसमें भी देखें तो वहाँ भी महाजन और ऋण की बात आती है, वो भी कहीं न कहीं बैंकों को ही बताती है। तो भारत में और दुनिया भर में तमाम देशों में किसी न किसी रूप में बैंकों के कार्य किए जाते थे और उससे लोगों का फ़ायदा होता था, अथवा कह लीजिए कि व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा मिलता था। लेकिन अगर बैंक शब्द की उत्पत्ति को देखा जाए या बैंक के व्यवस्थित स्वरूप को देखा जाए तो इटली का वेनिस शहर युद्ध के प्रभाव के चलते बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल ख़राब उसकी आर्थिक स्थिति थी। इससे निपटने के लिए वहाँ के राजा ने, वहाँ के शासकों ने, हालांकि उस समय उस पर जर्मनी का शासन था, तो उन शासकों ने सभी लोगों पर 1% अपनी आय या संपत्ति का 1% कर के रूप में जमा करने के लिए कहा और वो 1% जमा करना शुरू किए। उस 1% से एक बहुत बड़ी रकम बनी और उस बड़ी रकम को चूँकि उस समय सिक्कों का चलन था तो वो सिक्कों के कारण वो एक बिल्कुल पहाड़ जैसा स्वरूप धारण किया, एक पर्वत सा दिखाई पड़ने लगा जिसको मोनेटो कहा गया। बाद में इसी को बैंको कहा गया और उसी बैंकों से धीरे धीरे करके बैंक का नाम आया। हालांकि कुछ लोगों की मान्यता है कि रोम में जो व्यापारी या जो महाजन लोगों को ऋण प्रदान करके ब्याज वसूलते थे या लोगों को ऋण देते थे, वो बेंच पर बैठते थे या उनका एक जो है स्थायी बैठने की जगह हुआ करती थी, वहीं पर बैठ करके वो ब्याज ऋण आदि के संबंधी कार्य करते थे। यदि किसी महाजन का दिवाला निकल जाता था या कोई महाजन उस व्यापार को करते करते उसकी स्थिति खराब हो जाती थी तो उसके बेंच को या उसके स्थान को तोड़ दिया जाता था, जिसको बैंकरप्ट कहा जाता था। तो बेंच से, यानी वो जो बेंच थे उन बेंचों के नाम से ही बेंचो कहा गया और बाद में वो बैंक के रूप में आया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बैंक शब्द का उत्पत्ति कहीं न कहीं इटली और रोम में जो वर्तमान बैंक है इसका हुआ था। यद्यपि दुनिया भर में, भारत में भी बैंकों से संबंधी कार्य हमेशा होते रहे। प्रश्न ये है कि बैंक क्या है। तो अगर देखा जाए तो इस शब्द को बताने के लिए बैंकों के कार्यों को ज़्यादा देखना पड़ेगा। बैंकों के कार्यों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वाकई में बैंक क्या है। अनेक विद्वानों ने, तमाम लोगों ने कहा है कि बैंक वो संस्था है जो द्रव्य का व्यापार करती है। किसी ने कहा कि बैंक वो संस्था है जो द्रव्य का निर्गमन, नियंत्रण और उसका व्यापार करती है। किसी ने कहा बैंक वो संस्था है जो द्रव्य का व्यापार करते हुए चेकों, ड्राफ्टों और तमाम विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान और निर्गमन करती है। बैंक वो है जो साख का निर्माण करती है।
ये तमाम विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं बैंक की दी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मेरी बातों से बैंक की परिभाषा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले बैंक के पहले कार्य से लेकर के और तमाम कार्यों को जोड़ते हुए एक परिभाषा मैंने बनाने की कोशिश किया है, उसको देखिए। बैंक वो संस्था है जो द्रव्य का निर्गमन यानी मुद्रा का निर्गमन, नियमन, नियंत्रण करते हुए लोगों से जमाएं स्वीकार करके उन्हीं को ऋण के रूप में बांट करके ब्याज के रूप में लाभ कमाने का प्रयत्न करती है तथा विभिन्न प्रकार के शाख पत्रों का निर्गमन करके शाख के वितरण और शाख के नियमन और नियंत्रण का कार्य भी करती है। इस प्रकार बैंक आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए मुद्रा के निर्गमन से लेकर के शाख के निर्गमन और नियंत्रण तथा विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं वो करते हैं। इस परिभाषा से आप बैंक के बारे में थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे कि बैंक जो है क्या करता है, मुद्रा का निर्गमन नियंत्रण यानी मुद्रा जारी करने का कार्य भी। अब हालांकि मुद्रा जारी करने का कार्य सरकार का होता है, लेकिन आपको पिछले मुद्रा वाले भाग में मैंने बताया था कि मुद्रा जारी करने का कार्य अब दुनिया के अधिकांश देश बैंकों को ही दे दिए हैं और बैंक ही मुद्रा का निर्गमन करते हैं। भारत में भी रिजर्व बैंक को दे दिया गया है। रिजर्व बैंक ही मुद्रा का निर्गमन करता है, नियंत्रण करता है और नियमन करता है। ठीक है, यानी पूरी मॉनेटरी व्यवस्था बैंकों के ही अधीन होती है, हालांकि उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसके अलावा सबसे प्रमुख कार्य जिसके आधार पर इसको बैंक कहा गया, लोगों से जमाएं स्वीकार करना और प्राप्त जमाओं को शाख के रूप में लोगों को निर्गमित करना और उनसे ब्याज के रूप में रकमें प्राप्त करना, ये भी बैंक का कार्य है। तो इन तमाम कार्यों को जोड़ते हुए ये परिभाषा आप कर सकते हैं, ये परिभाषा आप बना सकते हैं। किताबों में कई परिभाषाएं लिखी हैं, उसमें से एक दो परिभाषा भी आप याद कर सकते हो और ये जो मैंने परिभाषा बताया है इसको भी आप बैंक की परिभाषा में सम्मिलित कर सकते हैं। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट हुआ है, बैंक के कार्यों को समझना आवश्यक है। तो आपको ये जानना है कि बैंक के कार्य क्या हैं। अगर बैंक के कार्यों को देखा जाए तो इन कार्यों को कुछ भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्रमुख कार्य यानी बैंक के वे कार्य जिनके किए बिना या जिनके हुए बिना उनको बैंक नहीं कहा जा सकता, वो उसके प्रमुख कार्य हैं। उसमें सबसे पहला काम है बैंक का जमाएं स्वीकार करना। जमाएं स्वीकार करना मतलब लोगों के धन को बैंक में लेना या लोगों से धन बैंक में जमा करने के लिए मांगना, इसको कहते हैं जमाएं स्वीकार करना। बैंक अपने तमाम नीतियों, तमाम प्रलोभनों या तमाम अपने विश्वसनीयता के कायम करने के कारण लोगों से जमाएं स्वीकार करता है और ये जमाएं स्वीकार करने के उसके अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, यानी अलग अलग प्रमाप हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि किसी से आप धन जमा करने के लिए कहिए, तो आप अगर निर्णय करिए कि कैसे हम लोगों से धन जमा करें या कराएं, तो आपके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि किससे कहें, किससे न कहें। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो इसी प्रकार की समस्या बैंकों के सामने भी आती है। लेकिन चूंकि बैंकों को धन जमा कराना होता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बैंक लाता है।
ऐसे लोग जो तुरंत ही धन जमा करते हैं और तुरंत ही निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, यानी जल्दी जल्दी जमा करते हैं, जल्दी जल्दी निकालते हैं, उनके लिए अलग योजना लाता है। ऐसे लोग जो अपनी बचतों को जमा करते हैं और ज़रूरत के अनुसार निकालते हैं, उनके लिए अलग योजना लाता है। ऐसे लोग जो ज़्यादा पैसे वाले हैं या धन को विनियोजित करने की दृष्टि से, उस पर ब्याज कमाने की दृष्टि से इकट्ठा जमा कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद निकालते हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग योजना लाता है। ऐसे लोग जो निरंतर कमाते रहते हैं और धीरे धीरे करके धन जमा करते रहते हैं और बाद में उसको अपनी ज़रूरत या एक निश्चित समय के बाद निकालते हैं, उनके लिए अलग योजना लाता है। यानी जिस प्रकार का समाज में लोगों के आय का स्तर है, लोगों के धन का स्तर है, उसी प्रकार की तमाम अलग अलग आकर्षक योजनाएं, जैसी जिसकी ज़रूरत उसकी ज़रूरत के मुताबिक योजनाएं ले आकर के बैंक लोगों से जमाएं मांगता है या लोगों की जमाएं स्वीकार करता है और उस स्वीकृत जमा को उस योजना के तहत रखता है और उसका लाभ अपने जमाकर्ता को देता है और उसी जमा रकम को क्रेडिट सिस्टम, ये आगे चल कर के हम बताएंगे, क्रेडिट सिस्टम के द्वारा उसे कह लीजिए कि पुनर्विनियोजित करके या कह लीजिए कि उसको एक नया स्वरूप दे करके अधिक मात्रा में उसका एक्सटेंशन करता है, विस्तार करता है, यानी 1 रुपये को बड़े पैमाने पर उसको बनाता है और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था और व्यवस्था को बल प्रदान करता है। इससे बैंकों की आय होती है, देश और समाज और लोगों का भला होता है। तो जमाएं स्वीकार करने का कैसे स्वीकार करता है, मैं अभी अगले भाग में या अगले दिन जब बताऊंगा तो बताता हूं कि कैसे क्या किया जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।